हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बेटा 8 क्लास हम लोगों की हो चुकी है। आज हम लोगों की 9वीं क्लास है। जो बच्चे पिछली क्लास को नहीं देखे हैं वो पिछली क्लास को जाकर जरूर देख लें। तो चलिए बेटा, बिना देर किए हुए हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? निम्न में से प्रश्न चिन्ह, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा? अब ये क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा है? ये प्रश्न है कि 6/50 बराबर, ये अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क है बटा के 200। हमसे पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब इसमें क्या करना है बेटा? ये 6/50 है बराबर, ये रूट में क्वेश्चन मार्क है बटा 200। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ सीधा सीधा तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा कैसे करेंगे बेटा? ये अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है, इसको ऐसे लिख लेंगे। ये गुणे हो जाएगा 50 बराबर ये 6 गुणा के 200। कहने का मतलब इस 6 का गुणा 200 में करेंगे और 50 का गुणा ये जो रूट में क्वेश्चन मार्क है उसमें करेंगे। अब बेटा रूट में क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया 6 गुणा 200 और ये 50 जो है वो बटे में आ जाएगा। बटे में कैसे आएगा बेटा? 50 का हम लोग पक्षांतर कर रहे हैं, तो ये जो रूट में क्वेश्चन मार्क है उसके साथ 50 गुणे में है। जब इसका पक्षांतर होगा तो ये भाग में चला जाएगा। अब क्या करना है बेटा? अब ये 5 से कटेगा, 5 एकन्नम 5, ये 0 आ गया और ये 5 चौके 20 और ये हो गया 10 चौके 40। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया बेटा? 6 चौके 24, 24 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा? अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, क्योंकि जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है अपने। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ये 24 का वर्ग आ जाएगा। अब 24 का वर्ग बराबर कितना होता है बेटा? 24 का वर्ग मतलब ये 24 गुणा के 24, यानी 24 का गुणा 2 बार। वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या का गुणा 2 बार। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा? जब 24 गुणा 24 करेंगे तो बेटा आएगा 576। आप लोग 24 गुणा 24 करिएगा, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 576। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ गया? 576। और यही हमसे प्रश्न में पूछा है, तो 576 बेटा ऑप्शन सी में है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है बेटा? कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी यक्स का मान क्या होगा यदि ये यक्स बटा के 8 प्लस 4 बटा के 7 बराबर 53/56 हो। तो ये जो यक्स है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आप इसमें क्या करेंगे? ये हो गया बेटा यक्स बटा के 8 बराबर ये 53/56 हम लोग ऐसे लिख लेंगे, और ये जो 4/7 है इसका हम लोग पक्षांतर कर देंगे। तो जब पक्षांतर करेंगे तो 4/7 प्लस में है, जब इसको दाहिने ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -4/7 हो गया। अब ये 53/56 माइनस 4/7 जो है, इस भिन्न को हल करेंगे। तो भिन्न को हल करने के लिए क्या करते हैं? हम सबसे पहले इसके हर का लसा लेते हैं। तो 56 और 7 का जब हम लोग लसा लेंगे तो इसका लसा आएगा बेटा 56। अब आगे क्या करना होता है? हर का भाग हर में, यानी इस 56 का भाग 56 में करेंगे। जितना बार जाएगा उस संख्या से इस अंश में गुणा कर देते हैं। यानी 56 का भाग 56 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा जब हम लोग 53 में करेंगे तो 53 आएगा। बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब बेटा अब ये 7 का भाग हम लोग 56 में देंगे तो 7 8 56, 8 बार जाएगा, और 8 का गुणा इस अंश में करेंगे 4 में, तो 8 चौके 32।
अब आगे क्या करेंगे बेटा, ये यक्स बटा 8 है, ये जो यक्स बटा 8 इस साइड है उसको ऐसे लिख लेंगे और बराबर में ये जो 53 में से हम लोग 32 माइनस करेंगे तो ये बेटा आएगा 21 और हर में 56 है तो बटा 56 लिख देंगे। अब ये यक्स बटा 8 बराबर 21 बटा 56 हो गया। अब इसमें कुछ करना है नहीं बेटा, तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, यक्स का गुणा 56 में, यक्स गुणा के 56 बराबर 8 गुणा 21, यानी इस यक्स का गुणा 56 में कर देंगे और 8 का गुणा 21 में कर देंगे। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 8 गुणा के 21 और इस 56 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 56 बेटा यक्स के साथ गुणे में है, जब इसका पक्षांतर हम लोग करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे बेटा, अब ये 8 गुणा 21 बटा 56 हो गया। अब 8 सते 56, 7 8 56 होता है ना, और ये 7 तिया के 21, कहने का मतलब कि ये यक्स बराबर कितना आ गया 3, और हमसे यक्स की वैल्यू पूछा है तो यक्स बराबर आ गया 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है बेटा, 1080 के समभाजकों की संख्या होगी, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि 1080 के समभाजकों की संख्या होगी। अब इसको कैसे हल करेंगे बेटा, इसको हल करने से पहले सबसे पहले हम 1080 का गुणनखंड करेंगे, यानी ये जो 1080 है, यानी ये 1080 इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे। देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 2 से बेटा ये 2 पचे 10 और ये 2 चौके 8, 540 बार में कट गया। अब ये वापस 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, फिर से 2 से कटेगा, 2 एक नम 2, 2 तिया के 6 और ये 2 पचे 10। अब बेटा ये 135 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। तो 3 से कैसे कटेगा, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 पचे 15। अब ये वापस 3 से कटेगा, 3 एक नम 3, 3 पचे 15, फिर ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 खुद से कटेगा एक बार में। अब 1080 का जब हम लोगों ने गुणनखंड किया तो ये आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। कहने का मतलब कि ये जो 1080 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 3 हमने कहाँ से लिख दिया, ये देखिए बेटा जब 1080 का हम लोग गुणनखंड किए तो ये 2 2 3 बार आया है। 2 2 3 बार आने का मतलब कि हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये देखिए 3 भी 3 बार आया है, यानी 3 3 जब 3 बार आया है तो हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 अकेले बार आया है, 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1 लिख दिए। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या है बेटा, समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, अब अगर आप इसका गुणनखंड करते और उसमें समभाजक खोजते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। टाइम बचाने के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ इस तरह से। अब बेटा जब गुणनखंड करने के बाद ये हमें मिल गया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब इसमें जब समभाजकों की संख्या निकालेंगे तो समभाजकों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, सम अभाज्य गुणनखंड की घात लिखते हैं। सबसे पहले 2 एक ही सम अभाज्य मिलता है 2, तो हम लोग पहले सम अभाज्य गुणनखंड की घात लिखेंगे। ये 2 की घात जैसे है वैसे लिख देंगे, यानी जब गुणनखंड करेंगे तो उसमें जो 2 की घात आएगी तो 2 की घात को वैसे ही लिख देंगे। तो ये 2 की घात 3 है, मैंने 3 लिख दिया। आगे गुणा करेंगे। अब जो विषम अभाज्य गुणनखंड होगा, जैसे ये 3 है 5 है आगे 7 आए, जो विषम
अभाज्य गुणनखंड की घात है उसमें +1 करते हैं। जैसे ये 3 के पावर 3 है तो इसको हम लोग 3 + 1 करेंगे। और ये 5 है तो 5 भी विषम अभाज्य है तो इसकी घात 1 है और आगे +1 करेंगे। मैं कहना क्या चाह रही हूँ बेटा, जैसे अगर हमें समभाजकों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हम सम अभाज्य गुणनखंड की घात लिखेंगे। यानी सबसे पहले 2 की जो घात आएगी उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करेंगे, उसकी घात ज्यों का त्यों हम लिख लेंगे, चाहे जितनी भी घात हो। आगे जितने भी विषम अभाज्य गुणनखंड होंगे उसकी घात में +1 करके लिखेंगे। जैसे ये 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 नहीं लिखेंगे, 3 के पावर 3 + 1 के साथ लिखेंगे। तो बस अब इसी को हल कर लेना है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, गुणा 1 1 2, तो 4 तियाँ के 12, 12 दूनी 24, यानी 1080 में समभाजकों की संख्या कितनी होगी? 24। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 19। 19 क्या कह रहा है बेटा? 19 कह रहा है कि 3 के पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। अब 3 के पावर 1989 का क्या मतलब है बेटा? 3 के पावर 1989 का मतलब है कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा हमें 1989 बार करना है। उसके बाद उन सब का गुणा करना है, जितना आएगा उसमें 7 से भाग देना है। तो ये करना तो एकदम नामुमकिन है। इसको ना तो आप कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और तब तक एक क्या, मुझे लगता है 2-2 परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो अब बेटा सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे ये 3 की पावर 1989, ये 3 की पावर 1989 है, इसमें हमें भाग देना है 7 से। अब इसमें क्या करना है बेटा? अब आपको ये जो 3 है, ये जो हर में संख्या दी हुई है 3, इसको आप लोग धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ाइए कि उसमें 7 से भाग देने पर या तो शेषफल 1 बचे या -1 बचे। जब 1 या -1 हम लोग शेषफल बचाएंगे तो 1 का गुणा करना आसान होता है। तो अब हमें 3 की घात धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ानी है कि 7 से भाग देने पर उसका शेषफल या तो 1 आए और या तो -1 आए। अगर हम 3 के पावर 2 लिख दे रहे हैं तो ये 3 तियाँ के 9 हो गया, और 9 में जब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 और बचा 2, तो 2 शेषफल बचा। अब 2 की पावर जब ये आएगा 1989 या जो भी भाग देने के बाद, तो 2 का गुणा भी कई बार करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो अब हम इसकी पावर और बढ़ाते हैं। 2 की पावर 2 करने पर काम नहीं बना, अब 2 की पावर 3 करके देखते हैं, 3 के पावर 3 करके देखते हैं। तो 3 के पावर 3 जब करेंगे तो 3 तियाँ के 9, 9 तियाँ के 27, यानी ये 3 पावर 3 का मान आ गया 27। अब 7 में जब 27 से भाग करेंगे, 27 में जब 7 से भाग करेंगे तो 7 चौके 28, यानी कि -1 बच रहा है। -1 कैसे बचेगा बेटा? जैसे ये 27 है, अभी इसमें हम लोग 7 से भाग करें तो 7 चौके 28 जब कर देंगे तो 28 में से 27 घटेगा, -1 बचेगा। कहने का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि या तो हमारा शेषफल 1 बचे या -1 बचे। तो जब हम 27 कर दिए तो -1 बच गया। अब क्या करेंगे? अब हम उसको 27 के रूप में लिख ले रहे हैं। तो 27 के रूप में कैसे लिखेंगे बेटा? ये 3 की पावर 3 लिख ले रहे हैं, ये 3 तियाँ 9 तियाँ 27 बन गया। और ये 1989 में, ये जो 1989 है, इसमें जब हम लोग 3 से भाग करेंगे तो 3 छके 18, 1 3 छक 18, 3 तियाँ के 9, यानी 663 बन गया। तो 3 की पावर 3 है, इसके पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 663। 663 कैसे लिखे?
जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जब a की पावर m पावर n हो, जब घात के ऊपर घात होता है बेटा तो घातों का गुणा हो जाता है। 663 में जब आप लोग 3 से गुणा करेंगे तो 1989 आ जाएगा। घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 3 की पावर 1989 को हम लोग 3 के पावर 3 उसकी पावर 663 लिख सकते हैं और बटा के हो गया 7। ये जो बटा 7 है ये लिख लिए। अब ये 3 के पावर 3, ये 3 3 और 3 27 हो गया। तो 27 के पावर ये हम लोग 663 बटा के 7। अब 7 से जब भाग देंगे इसमें 7 चौक 28 तो बचेगा -1। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ये हो गया -1 की पावर 663। ये 7 चौक 28 कटा तो -1 बचा था, अभी मैंने आपको भाग करके दिखाया था। तो बचा कितना बेटा, -1। अब माइनस जब चिन्ह लगा हो तो माइनस का गुणा अगर विषम घात में करेंगे तो वो माइनस ही आएगा और सम में करेंगे तो प्लस आएगा। तो -1 का गुणा जब हम लोग 663 बार करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी शेषफल ऋणात्मक नहीं होता। ये जो हम लोगों का -1 उत्तर आया है ये -1 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि बेटा शेषफल जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं आता। तो अब हमें धनात्मक शेष बनाने के लिए यानी पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए क्या करना होगा, शेषफल में भाजक को जोड़ना होगा। कहने का मतलब कि ये जब हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो शेषफल आता है, शेषफल ऋणात्मक में आता है, तो शेषफल में हम लोग क्या करते हैं, भाजक जोड़ देते हैं। तो जब -1 में +7 करेंगे तो ये बेटा आएगा 6, यानी धनात्मक शेष बनने के बाद हमारा आंसर आ गया 6 और 6 यही हमारा उत्तर होगा। शेषफल ऋणात्मक में आया था -1 और शेषफल ऋणात्मक में कभी होता नहीं है। तो धनात्मक शेष बनाने के लिए शेषफल में हमें भाजक जोड़ देना होता है। तो जब हमने -1 में +7 किया तो ये आ गया 6, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है बेटा, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में बतानी है कितनी प्रतिशत होगी। तो अब सबसे पहले क्या देखना है, जनसंख्या थी कितनी, 60,000। ये हो गया बेटा 60,000। 60,000 से बढ़कर कितना हुआ, 65,000। शुरुआत में किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 थी और 60,000 से बढ़कर हुई 65,000, यानी जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है बेटा, 5,000 की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब कि शुरुआत में जनसंख्या 60,000 थी, 60,000 से 65,000 हुई, तो 5,000 की जब वृद्धि हुई तभी तो 65,000 हुई। अब हम लोग प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं बेटा, ये प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम लोग अंश में वृद्धि लिखते हैं, यानी जितने की वृद्धि हुई हो वो वृद्धि लिखते हैं। तो वृद्धि कितने की हुई है, 5,000 की। जब 60,000 से बढ़कर जनसंख्या 65,000 हुई तो 60 से 65 होने में कितने की वृद्धि हुई, 5,000 की। तो वृद्धि जब परसेंट वृद्धि निकालते हैं तो सबसे पहले अंश में वो संख्या लिखते हैं जितने की वृद्धि हुई हो। जैसे 60 से 65 होने में 5,000 की वृद्धि हुई तो अंश में 5,000 लिख देंगे। अब हर में क्या लिखते हैं बेटा, के सापेक्ष मतलब कि किसकी तुलना में, यानी ये जो 65,000 हुआ है ये किसकी तुलना में हुआ है बेटा, तो 60,000 की तुलना में। हर में हम वो संख्या लिखते हैं जिसमें लगा हो प्रश्न में कि की तुलना में या के सापेक्ष। तो 65,000 हुआ किसकी तुलना में, 60,000 की तुलना में, तो हर में हम लोग 60,000 लिख देंगे। अब ये बेटा भिन्न में हो गया, तो भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। अब आगे कुछ करना है नहीं, ये 4 जीरो से 2 4 जीरो कट गया। अब ये 2 3 के 6 और ये 2 दूना 4 2 पचे 10, यानी ये आ गया कितना बेटा, 25/3।
3 और 25/3 हमारे ऑप्शन में है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब प्रतिशत वृद्धि बराबर कितनी आएगी बेटा, ये हो गया प्रतिशत वृद्धि बराबर, ये 25 में 3 से जब भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 8 एक शेषफल बचा, शेषफल ऊपर लिखते हैं और नीचे बटा के 3, यानी ये परसेंट में वृद्धि जो आई है वो कितनी आई है, 8 सही 1/3। ये है ऑप्शन सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे बेटा, इसको हम लोग मिश्र समानुपात के व्यवहार से हल कर लेते हैं। मिश्र समानुपात व्यवहार क्या होता है बेटा, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। तो इसमें H1 H2 तो है नहीं, घंटा तो दिया नहीं है, तो हम मिश्र समानुपात के व्यवहार से जो फॉर्मूला बनेगा उसमें होगा M1 D1 H1 तो है नहीं, तो H1 छोड़ देते हैं बटा W1 बराबर M2 D2 H2 है नहीं, तो H2 छोड़ देंगे बटा के W2। अब बेटा अब सीधा सीधा मान रख देंगे, इसमें M1 क्या होगा, M1 होगा ये 40 व्यक्ति, ये हमारे M1 होंगे, तो M1 की जगह हम 40 लिख दे रहे हैं। बीच में गुणा है, गुणा लगा देंगे। D1 यानी कि डेज, यानी ये जो 30 दिन है ये हमारा D1 है, तो D1 की जगह हम लिख देंगे 30 बटा W1 कितना है, ये 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम क्या है हमारा, ये W1 है, तो नीचे के बटा में हम लोग क्या लिख देंगे 200 ग्राम बराबर M2 कितना दिया है बेटा, M2 दिया है 30 व्यक्ति, यदि ये M2 जो है वो 30 व्यक्ति हैं, गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब D2 हमें प्रश्न में दिया नहीं है, D2 हमें निकालना है, यानी ये कितने दिन जो दिया है यही हमारा D2 है। दिन ये जो है ये D2 है, तो D2 वैसे ही लिख देंगे क्योंकि D2 निकालना है बटा W2, ये हमारा 500 किलोग्राम हो जाएगा, ये W2, तो W2 के स्थान पर 500 लिख देंगे। अब क्या करना है बेटा, अब ये 2 0 से 2 0 काट दे रहे हैं और ये 2 दूना के 4 हो गया और ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब बेटा तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं, तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, ये इस वाली संख्या में बचा ये 3 दूना के 6 गुणा इधर से ये 50 बचा, तिर्यक गुणा कर रहे हैं और बराबर इसके हर में तो कुछ नहीं बचा, 200 पूरा कट गया। आगे क्या बचा बेटा, 3 गुणा के D2। अब D2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, D2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 गुणा 50, इसको ऐसे ही लिख लेंगे बटा 3 लिखेंगे। बटा 3 कैसे आया बेटा, ये जो D2 के साथ 3 है इसका हम लोग पक्षांतर किए, तो D2 के साथ जो है 3 गुणे में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा, तो ये 3 दूना के 6 हो गया और ये 50 दूना के 100, यानी D2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मिश्र समानुपात के व्यवहार से लगा है ये वाला सवाल। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है बेटा कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज की भुजा बतानी है। अब सबसे पहले समचतुर्भुज क्या होता है, तो समचतुर्भुज बेटा वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप होता है, यानी जो वर्ग होता है स्क्वायर उसका बिगड़ा हुआ रूप वही हमारा समचतुर्भुज होता है। यानी ये जो हम लोग सीधा सीधा वर्ग बनाते हैं इसी को बिगड़ा दें, यानी वर्ग का बिगड़ा हुआ भाई, ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इसे कर दें, घुमा दें, तो यही हो जाएगा समचतुर्भुज। अब इसके विकर्ण की लंबाई, यानी जब
जब वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे यानी तिरछा कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका एक विकर्ण बड़ा हो जाएगा और एक विकर्ण छोटा हो जाएगा। तो ये जो खींचतान के किए हैं तो ये वाला विकर्ण देखिए, देखने में ही ये वाला विकर्ण बड़ा लग रहा है। ये पॉइंट हम लोग मान ले रहे हैं A, B, C और D। तो ये वाला विकर्ण CB वाला विकर्ण बड़ा लग रहा है और AB वाला छोटा लग रहा है। तो CB वाला विकर्ण ये कितना है, 16 सेंटीमीटर। और बेटा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी ये जो कोण है ये सारे कोण 90 डिग्री के बनेंगे, ये सभी 90 डिग्री के बनेंगे। और ये जो CB है ये हमें दिया है 16 सेंटीमीटर। और ये जो पॉइंट काट रहा है इसको हम लोग पॉइंट O मान लेते हैं। यानी ये जो दोनों विकर्ण को क्रॉस कर रहा है वहाँ जो ये कट वाली लाइन है इसको हमने O मान लिया। तो जब ये जो O बिंदु है ये CB को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये AD और CB को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो ये CB बराबर बेटा जब ये 16 सेंटीमीटर है तो ये OC ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये OB भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक वैसे ही AD 12 सेंटीमीटर दिया है तो AO जो है ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और OD भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट O है ये CO और OB ये दोनों को यानी ये जो CB वाली लाइन है और ये AD वाली लाइन ये दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। तो CO भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और OB भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक वैसे ही AO भी 6 सेंटीमीटर होगा और OD भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, और ये 90 डिग्री का कोण बन ही रहा है। तो ये देखिए AOC यानी ये वाला जो कोण है ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज जो आप देख रहे हैं AOC यह एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब समकोण त्रिभुज AOC यानी हम क्या लिख ले रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ये AOC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे बेटा, कर्ण का वर्ग यानी ये CO ये हमारा आधार हो गया, ये OA ये हमारा लंब हो गया और AC हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। आधार मतलब ये CO और CO की वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस OA यानी ये जो लंब है इसका स्क्वायर, तो यानी इसका मान 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे। अब बेटा AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 8 का गुणा 8 में 8 था 64 और ये 6 छः के 36 यानी 64 प्लस 36 आ गया। अब 64 प्लस 36 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 यानी AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। और ये 100 जो है ये 10 का वर्ग है। 10 का वर्ग जब आप लोग करेंगे तो 10 दहा में 100, ये वर्ग से वर्ग कट गया। AC बराबर कितना आ गया बेटा 10। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि समचतुर्भुज की भुजा बतानी है, ये हमसे प्रश्न में भुजा पूछा है। तो ये जो AC हमारी आई है यही तो भुजा है, यानी ये AB AC CD और BD यही तो समचतुर्भुज की भुजा है। तो AC बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया, तो AC हमारी भुजा ही है। तो AC 10 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है बेटा, 23 बहुत ही आसान सवाल है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं देखूं तो किस किस ने सही जवाब दिया है। तो प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है बेटा, A स्क्वायर माइनस 6A माइनस 1 बराबर 0 हो तो A माइनस 1 अपान A का मान होगा। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये A स्क्वायर माइनस ये 6A माइनस 1
बराबर 0 है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये a स्क्वायर माइनस 1 और ये 6a का हम लोग पक्षांतर कर दे रहे हैं। 6a माइनस में है, जब अपने दाहिने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब ये दोनों पक्ष है, a स्क्वायर माइनस 1 है और दूसरे साइड में 6a है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम a से भाग दे रहे हैं। a से जब भाग देंगे तो a स्क्वायर में a से भाग देंगे, माइनस 1 में a से भाग देंगे, बराबर 6a में a से भाग देंगे। हम दोनों पक्षों में a से भाग दे रहे हैं। ये वाला इक्वेशन जब आप लोग सॉल्व करते तो ये द्विघात समीकरण बनाता और बहुत लंबा चला जाता, इसलिए मैं आपको ये छोटा बता रही हूँ कि ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यानी जब आप द्विघात समीकरण बताएंगे तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ऐसे आपको थोड़ा आसानी होगी। अब a से भाग देने के बाद क्या हुआ बेटा कि ये ऊपर 2a है, नीचे 1 है, तो ये कट जाएगा और 1a से ये a कट जाएगा, तो यहाँ बचा a माइनस ये बचा 1/a और बराबर यहाँ बचा क्या 6। और हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, a माइनस 1/a, तो यही तो मैंने निकाला, a माइनस 1/a बराबर 6, यानी हमारा 6 आंसर हो जाएगा। ये बेटा ये a स्क्वायर माइनस 6 से -1 अगर आप ये हल करते तो ये द्विघात समीकरण बनता। इसका आप लोगों को ये ऐसी संख्या लेनी होती कि जोड़ें या घटाएं, 6 आए, गुणा करें तो 1 आए, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता और थोड़ा सा टाइम भी लग जाता। तो इसलिए मैंने आपको ऐसे शॉर्ट में बता दिया कि आप तुरंत का तुरंत आंसर निकाल दें। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 24। अब 24 आप लोग प्रश्न देखते ही तो टेंशन में आ गए होंगे कि ये इतना बड़ा और इतना टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न है, जबकि ये है बहुत आसान। आसान कैसे है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले ये जो सारे मान दिए हुए हैं इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, ये 2 है तो 2 का 1 में ये तिर्यक गुणा करेंगे हम लोग और -1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 एकन्नम 2 और 2 में से 1 गया तो बचा कितना 1/2, बीच में गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब 3 का गुणा 1 में, यानी इस 3 का गुणा 1 में -1 करेंगे, तो 3 एकन्नम 3, 3 में से 1 गया बेटा कितना बचा 2/3 गुणा। सेम चीज़ यहाँ ऐसे 4 एकन्नम 4, 4 में से 1 गया 3/4। अब आगे ऐसे डॉट डॉट है तो डॉट डॉट लगा देंगे। अब n-1 का गुणा 1 में करेंगे तो n-1 और -1 करेंगे, नीचे बटा हर में क्या बचेगा n-1। ये देखिए 1 -1/n-1 है, तो अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बटा 1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो n-1 आएगा। अब 1 का भाग n-1 में देंगे तो n-1 बार जाएगा और n-1 का जब इस अंश में गुणा करेंगे तो ये आएगा n-1 और बीच में ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब n-1 में n-1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है n-1 -1/n-1। तो अब आगे क्या करेंगे बेटा, इस वाले यहाँ गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब ये 1 - 1/n है तो n का 1 में गुणा करेंगे, n का 1 में गुणा करेंगे n आएगा, -1 करेंगे और बटा के n करेंगे। तो अब इसमें क्या ध्यान देना है बेटा, एक चीज़ आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर इस प्रकार की संख्याएं बन रही हैं तो वो मतलब सबको काट देंगी। सबको काटने का मतलब कि अगर शुरुआत में जो पहली संख्या है अगर इसमें अंश बच रहा है तो आखिरी में निश्चित है कि हर बचेगा, और अगर शुरुआत में हर बच रहा है तो ये निश्चित है बेटा कि आखिरी में अंश बचेगा। जैसे इसमें देखिए ये 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, ऐसे ही 4 से आगे 4 कट जाएगा। तो पहले हमें पहली संख्या में क्या मिला, अंश। जब पहली संख्या में अंश मिला तो निश्चित रूप से आखिरी संख्या से हमें हर मिलेगा।
ये कैसे, ये देखिए n-1 से n-1 कट गया और ये n-2 होगा, ये -1 होके -2 हो जाएगा। तो n-2 जो है ये अपने पिछली वाली संख्या से कट जाएगी। तो अब अगर पहली संख्या से हमें अंश बच रहा है तो आखिरी संख्या से हर बचेगा। अगर पहली संख्या से हर बच रहा है तो आखिरी संख्या से अंश बचेगा। इस प्रश्न में हमें पहली संख्या से क्या मिला, अंश, तो आखिरी संख्या से हर बचेगा, ये निश्चित है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया बेटा, 1/n। बहुत ही आसान सवाल था ये, एक सेकंड भी नहीं लगेगा इसको जवाब देने में। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 25। 25 भी बेटा मैंने आपको ऐसी सवाल पिछले क्लास में बताया हुआ है, क्रमागत संख्याओं का योग वाला। तो पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल बताया था। डिटेल क्यों बताया था, ताकि आप लोग बेसिक समझें। और अब इस क्लास में मैं आपको ये थोड़ा सा मतलब कि जल्दी हल करने वाला प्रोसेस बताऊंगी। जल्दी कैसे हल करना है कि 5 क्रमागत संख्या पूछा है। क्रमागत का मतलब मैंने आपको बताया था कि लगातार होता है। तो अगर आप लोग 5 क्रमागत संख्या मानेंगे, यानी वो संख्या होगी x+1, x+2, ऐसे मानेंगे तो थोड़ा सा सबको जोड़ो, उसके बाद योग बराबर करो, फिर x की वैल्यू निकालो, तब हमारी संख्या आती है। और उसमें से सबसे छोटी संख्या देखना है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मध्यमान निकालना है। अगर हम मध्यमान निकाल लें, जैसे ये हमारी संख्या है, जैसे ये हमने ये 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 क्रमागत संख्या है। अगर ये बीच वाली संख्या हमें पता चल जाए तो इसके पीछे वाली संख्या और आगे वाली संख्या हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो बीच वाली संख्या अगर आ जाएगी तो पीछे वाली संख्या 1-1 माइनस करके निकाल लेंगे और आगे वाली संख्या में 1-1 जोड़ कर निकाल लेंगे, क्योंकि ये लगातार होता है। तो इसके लिए हमें मध्यमान निकालना होगा। मध्यमान मतलब ये मध्य वाला पद निकालना होगा। तो मध्य वाला पद कैसे निकलेगा बेटा, मध्य पद का मतलब होता है कि वही औसत जिसको आप लोग कहते हैं। तो अब मध्यमान कैसे निकलेगा बेटा, ये हो गया मध्यमान। मध्यमान बराबर क्या होता है कि कुल पद का योग। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत काम देगा। कुल पद का योग, मध्यमान बराबर होता है कुल पद का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, ये चीज़ बेटा आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब ये क्रमागत वाली संख्या पूछेगी तो आप इस वाले ये जो सूत्र दिया हुआ है इससे आप लोग बहुत ही जल्द निकाल लेंगे। तो अब कुल पद का योग, ये 5 क्रमागत संख्याओं का योग हमें दिया है कितना, 210। ये कुल पद का योग कितना हो गया, 210 बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 5 क्रमागत संख्या दिया है, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 5। अब 210 में जब 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 1 बचा, 5 दूना के 10, यानी ये जो मध्यमान है हमारा मध्य पद वो कितना आ गया, 42। ये मध्य पद का मान बेटा कितना आ गया, 42। तो 42 के ठीक पहले कौन सा होगा, 41। 41 के ठीक पहले ये कौन सा होगा, 40, और यहाँ पे होगा ये 43 और ये हो जाएगा 44। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ये जो बीच वाली संख्या मिल जाएगी जब हमें, तो 1-1 माइनस करके पीछे वाले निकाल लेंगे और 1-1 प्लस करके आगे वाले निकाल लेंगे। तो मध्यमान का सूत्र होता है बराबर कि कुल पद का योग बटे कुल पद की संख्या। तो कुल पद का योग हमें प्रश्न में 210 दिया है, इसमें हम लोग जब 5 से, यानी ये जो 5 कुल पद है, 5 से भाग करेंगे तो 42 आएगा, यानी बीच वाली संख्या हमारी 42 आ गई। तो इसके पीछे 41 आएगा और इसके पीछे 40 आएगा, और 42 के बाद ये 43 और ये 44। हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी ये कौन हो जाएगी बेटा, 40, यानी कि हमारा 40 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। 26 क्या कह रहा है बेटा कि 2153 बटा के 167 में इकाई का अंक होगा।
अब बेटा 2153 का गुणा 167 बार करना है। 2153 गुणा 2153 ऐसे ऐसे 167 बार करना है। उसके बाद हमें इकाई का अंक मिलेगा। अब इतना बड़ा गुणा कौन करेगा? अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो शायद कैलकुलेटर भी जवाब दे जाए। तो अब इसको बेटा हम लोग कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हमसे पूछा क्या है प्रश्न, देखिए प्रश्न में क्या पूछा है। प्रश्न में पूछा है इकाई का अंक। तो जब इकाई का अंक पूछा है तो हम क्यों ना सिर्फ इकाई का अंक ही ले लें। हम दहाई सैकड़ा हज़ार ये सब इन सब के चक्कर में क्यों पड़े। तो इकाई का अंक 2153 में इकाई का अंक क्या है? 3। हमने 3 ले लिया क्योंकि हमसे प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। तो इकाई मैंने 3 ले लिया, बटा के 167 है तो 167 लगा दिए। अब बेटा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 167 बार करें और उसका गुणा करें, ये भी खतरे से खाली नहीं है। यानी इसका भी जवाब बहुत ही लंबा चौड़ा आएगा, टाइम जो जाएगा सो जाएगा ही। तो अब क्या करें बेटा, अब ये जो 167 है ये जो घात में, इसके बटा हम लोग 4 कर देते हैं। 4 क्यों किए बेटा? 4 जे देखिए, जब किसी संख्या में यानी जब कोई संख्या हो और उसी संख्या में गुणा करें, जैसे ये 167 है अगर, तो अगर 167 का गुणा 167 में यानी कोई संख्या हो और उस संख्या में उसी संख्या से यदि गुणा करें तो इकाई जो है वो 4 अंक के बाद रिपीट करती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे ये 2 की पावर 14 ये मैंने आपको दे दिया, तो 2 का गुणा 14 बार यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, यानी 2 की पावर 14 का मान क्या हो गया? ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 14 बार। मैं आपको इससे बताना क्या चाह रही हूँ कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करें, जैसे ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा हम लोग कर रहे हैं, तो 2 ये देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। ये इसका मान कितना आ गया बेटा? इस 2 का मान कितना आ गया? इस 2 का मान कितना आ गया? 32। अब ये 2 देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद इसके इकाई का अंक कितना आया? 2। अब वापस से 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना के 32, यानी इस 2 का मान भी कितना आ गया? 32। अब देखिए इस 2 का मान 32 आया, तो अब 1 2 3 4 यानी 4 2 को अगर छोड़ दें तो फिर से वापस देखिए इकाई का अंक 2 आ गया। ऐसे ही 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, यानी इस 2 का मान भी कितना आ गया बेटा? 32। अब देखिए 1 2 3 4 यानी 4 2 को जब हम लोग छोड़ दें 4 अंक के बाद फिर से इकाई क्या आ गई? 2। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करें तो इकाई 4 अंक के बाद वही रिपीट होती है। तो इतना गुणा करने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट 4 से भाग कर दें। तो वही चीज़ मैंने किया, ये 3 की पावर 167 है, इसमें 4 से भाग कर दिए। 4 से भाग कैसे किए ये मैंने आपको अभी बताया कि जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करें तो इकाई 4 अंक के बाद रिपीट करती है। अब इसमें जो रिमाइंडर बचेगा बेटा वही घात हम लोग यहाँ चिपका देंगे। कहने का मतलब कि ये जो 167 है इसमें हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 चौके 16, ये कट गया, ये 7 नीचे आया, 4 एकन्नम 4 और ये 3, यानी शेषफल कितना बचा? 3। तो यही 3 हम लोग यहाँ 3 की घात चिपकाएंगे, यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा? 3 की घात 3। जो 167 में 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वही उसकी घात लगा देंगे। तो 3 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 का गुणा 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, और 27 में इकाई का अंक कितना है? 7। हमसे पूछा क्या है? इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7, यानी कि हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 27। 27 क्या कह रहा है बेटा कि यक्स माइनस 1/x बराबर 0 हो तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 3x प्लस 3/x माइनस 2 का मान होगा। अब ये सवाल भी बहुत आसान है। आसान कैसे है चलिए देखते हैं। ये बेटा यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और ये जो -2 एकदम किनारे है इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चले आते हैं। अब लिखेंगे क्या? ये हो गया -3x प्लस 3/x, जो बचा है उसको वैसे लिख लेंगे। अब क्या करना है बेटा? अब ये देखिए ये जो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 है, सॉरी -2 है, ये बेटा यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। आप लोग बताइए कि यह यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर है? जी हाँ है। कैसे है कि ए माइनस या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना होगा? यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2, ये हो जाएगा -2 गुणा यक्स गुणा 1/x। तो यक्स से यक्स कटा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, तो वही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है। तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 को हम लोग यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे -3 इसमें से कॉमन कर लेते हैं। -3 जब कॉमन करेंगे तो ये 3x में जब 3 से भाग करेंगे तो बचेगा x, और ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो बेटा माइनस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब सजातीय चिन्ह से गुणा करते हैं, यानी प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में तो भी प्लस आता है, और अगर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब 3/x में जब हम लोग 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 कट के 1/x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा यक्स माइनस 1/x का मान हमें कितना दिया है? 0। तो यक्स माइनस 1/x की जगह हम लोग 0 लिख देते हैं। 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा के ये 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, यानी इसका मान कितना आ गया बेटा? 0। 0 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है? -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 ऐसे डॉट डॉट है -99 + 100 का मान होगा। अब इसको क्या करेंगे बेटा? अब अगर आप इसमें ये माइनस माइनस एक साथ लिखें, फिर प्लस प्लस वाला एक साथ लिखें, फिर जितना आए उन दोनों को जोड़े घटाएं, तो ये अभी तो मान लीजिए चलिए 100 तक है, 100 तक आप लोग कर भी सकते हैं, लेकिन टाइम तो लगेगा ही। और अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे बड़ी बहुत ज़्यादा संख्या दी गई हो तब तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है बेटा? इसमें देखिए अगर हम ये जो सीरीज़ दी हुई है, अगर इसमें हम लोग जोड़ा बनाएं, यानी ये जोड़ा बनाने का मतलब कि ये -1 + 2 का एक जोड़ा, -3 + 4 का एक जोड़ा, -5 + 6 का एक जोड़ा, ऐसे -99 + 100 का जोड़ा, अगर हम लोग जोड़ा बनाएं तो आप लोग देखिए कि हर जगह से पहले जोड़े से बचा एक, -1 में से जब 2 निकालेंगे तो ये 1 प्लस ये -3 4, 4 में से जब 3 निकालेंगे तो 1 प्लस आगे बेटा +6 आएगा तो 6 में से 5 निकालेंगे 1, ऐसे ऐसे हम लोग जब 100 में से 99 निकालेंगे तो आएगा +1। कहने का मतलब ये +1 बनता जा रहा है, एक जोड़े से हमें 1 मिल रहा है। तो ये 100 तक की संख्या है, तो यानी हमारा 50 जोड़ा बनेगा। ये जब जोड़ा हम लोग बना रहे हैं 2-2 का, तो 50 जोड़ा बनेगा, तो यानी वो संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी? 50। हर जोड़े से हम लोग 1-1 निकाल रहे हैं, तो 50 जब हो जाएगा तो 50 जोड़े से 1-1 50 मिल रहा है। कहने का मतलब कि ये जो लास्ट वाली संख्या होती है 100, इसमें हम लोग 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग क्यों किए? क्योंकि बेटा ये जोड़े से हमें 1 मिल रहा है, एक जोड़े से हमें 1 मिल रहा है, तो ये पूरी संख्या 100 है,
तो 100 में जब 2 से भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 50। 50 ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक जोड़े से एक एक मिल रहा है, ऐसे ही 100 नंबर तक है, 100 नंबर है तो यानी 50 जोड़ा बनेगा। तो 50 जोड़े में से जब 50 एक एक आएगा तो वो 50 हो जाएगा संख्या। या तो आप वैसे निकाल लें, नहीं तो 100 में 2 से भाग कर दें तो भी 50 आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। 29 क्या कह रहा है, 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत इनमें से पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, तो तीनों में अंतिम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा सबसे पहले वो जो विषम संख्या है, हमने मान लिया कि वो विषम संख्या कौन सी है, ये हमने मान लिया कि वो विषम संख्या है x + 2 x + 4। अब ये x + 2 x + 4 मैं क्यों मानी हूँ, x + 1 x + 2 क्यों नहीं लिखी। तो इसलिए नहीं लिखी बेटा क्योंकि प्रश्न में दिया है कि विषम संख्या, 3 लगातार विषम संख्या। अगर मान लीजिए ये x की जगह हम लोग 1 रखते तो 1 और ये x की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 3 यानी 1 3, और यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो 4 1 5। तो 1 3 5 ये देखिए लगातार विषम संख्या चल रही है कि नहीं चल रही है। तो विषम संख्याएं बेटा एक एक के गैप पर आती हैं, तो इसीलिए मैं x + 2 और x + 4 ली हूँ। तो अब आगे क्या करना है, आगे कह रहा है कि इनका औसत, सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है बेटा, ये 3 संख्याओं का जब हम लोग औसत निकालेंगे तो औसत होता है कि कुल पद का योग। कुल पद कौन कौन सा है, ये x डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, ये बेटा x + 2 x + 4 इन संख्याओं का योग। तो तीनों जोड़ने के बाद 1 2 3 ये हो जाएगा 3x और प्लस ये हो जाएगा 4 और 2 6 और बटा औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पद यानी कुल संख्या। तो 1 2 3 ये संख्याएं कितनी है, 3। अब ऊपर बेटा 3 कॉमन कर लेंगे, बचेगा कितना, x + 6 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना के 6 बटा 3, ये 3 से 3 कटा है, बचा कितना x + 2। यानी इन 3 जो लगातार विषम संख्या है इनका औसत कितना आ गया बेटा, x + 2। अब कह क्या रहा है प्रश्न में कि ये जो औसत है यानी ये जो x + 2, ये मैं नोट कर दे रही हूँ, x + 2 कह रहा है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत यानी ये जो x + 2 हमें मिला है वो क्या है, पहली संख्या के, ये बराबर किसके है, पहली संख्या कौन सी है, x, पहली संख्या के 1/3 का मतलब x का 1/3 मतलब x का 1/3 1/3 से 12 अधिक है, अधिक का मतलब +12 है। तो इनमें से अंतिम संख्या हमें बतानी है। अब इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू जब मिल जाएगी तो ये अंतिम संख्या हमारी x + 4 है। जो 3 लगातार विषम संख्या हमने लिया है उसमें हमारी आखिरी संख्या x + 4 है। तो x की वैल्यू निकाल कर इस x + 4 में x की वैल्यू रख देंगे तो हमारी अंतिम संख्या मिल जाएगी। अब बेटा इसको हल कैसे करेंगे, ये हो गया x + 2 बराबर ये हो जाएगा x/3 + 12। अब x + 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 3 और 3 का भाग 3 में करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा x में करेंगे तो x बचेगा प्लस इसके बटा 1 लिख सकते हैं। तो 1 का भाग जब 3 में करेंगे तो 3 बार जाएगा और 12 तियाँ 36, 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 तियाँ के 36। अब
अब बेटा ये x+2 है, इसके बेटा 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब हम तिर्यक गुणा कर दे रहे हैं। अब x+2 में इस 3 का गुणा जब करेंगे तो 3 का गुणा सबसे पहले x में करेंगे तो 3x और +2 में करेंगे तो 3 दूना के 6 बराबर ये x+36 का गुणा 1 में करेंगे तो x+36 ही आएगा। अब x वाले परिवार एक तरफ और y वाले परिवार संख्या वाले परिवार एक तरफ। तो x वाले परिवार जब हम लोग एक तरफ करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 3x और x का पक्षांतर करेंगे तो -x हो जाएगा और ये बेटा 36 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 कैसे हुआ? 6 का हम लोग पक्षांतर किए तो -6 हो गया। अब 3x में से बेटा जब हम लोग 1x निकालेंगे तो बचेगा 2x और बराबर 36 में से जब 6 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 3। यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? ये x बराबर कितना आ गया बेटा? ये 30/2 बटा 2 कैसे आया? इस 2 का पक्षांतर किया हम लोग, 2 x के साथ गुणे में था, पक्षांतर भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15। 30 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या हमने क्या मान रखा था? x+4। ये हमारी अंतिम संख्या है x+4। तो x की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 15 और +4 तो 15 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19। यानी ये जो लगातार विषम संख्या दिया हुआ है वो हमारी आखिरी संख्या यानी सबसे लास्ट वाली संख्या कौन सी है? 19। और 19 हमारा डी ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 आज का ये हम लोगों का आखिरी प्रश्न है। अब आखिरी प्रश्न है तो आप लोग भी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है बेटा कि यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है। अब प्रश्न क्या कह रहा है वो चीज़ हम नोट कर लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का, तो सबसे पहले हमने मान ही लिया कि वह संख्या कौन सी है? x है। हमसे यही x की वैल्यू पूछ रहा है कि वह संख्या है, तो हमने मान लिया कि वह संख्या x है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? वैसे वैसे करते जाना है। कह रहा है कि संख्या का 30% यानी ये जो संख्या x है हमने मान रखा है कि संख्या x है तो x का 30%, का मतलब होता है गुणा और 30% का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 30/100। बटा कैसे आया बेटा? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा 100। 30% का मतलब 30/100 बराबर क्या कह रहा है कि उस संख्या के यानी ये जो संख्या का 30% है उस संख्या मतलब यही जो संख्या x है इस संख्या का 3/4 का मतलब गुणा 3/4 का मतलब होता है बेटा 3/4। उस संख्या का 3/4 यानी x का 3/4 से 63 कम का मतलब होता है माइनस। अगर यही कह देता कि 63 अधिक है तो हम लोग प्लस करते, लेकिन प्लस में कह रहा है कि 63 कम है तो 63 कम का मतलब -63। अब हमें वो संख्या बतानी है। तो अब हमने सारी चीज़ नोट कर ली है। अब x की वैल्यू निकाल लें, वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो बेटा ये 1 0 से तो 1 0 कट गया, इसको यहीं काट दें। अब ये बचा क्या? ये हो गया 3x/10। अब माइनस ये देखिए x गुणा ये 3/4 है, इसका हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये प्लस में है, पक्षांतर में माइनस में आएगा और ये हो जाएगा बेटा 3x/4। ये जो x गुणा 3/4 है इसको हम लोग 3x/4 लिख सकते हैं। तो 3x/4 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो -3x/4 हो जाएगा बराबर ये -63 है तो -63 ऐसे लिख लेंगे। अब बेटा इसका एलसीएम लेते हैं। अब इस भिन्न को हल करेंगे तो एलसीएम 10 और 4 का 40 आ जाएगा। अब हर का भाग हर में 10 का भाग 40 में करेंगे तो 4 बार जाएगा, 10 चौके 40 और 4 का गुणा फिर 3x में करेंगे तो 4 तियाँ के 12x, बीच में माइनस है माइनस लगा देंगे।
अब बेटा इस 4 का भाग जब हम लोग 40 में करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, और 10 का गुणा अंश में करेंगे तो 10 तिया के 30 यक्स हो जाएगा, और ये बराबर -63 के है तो -63 ऐसे लिख लेंगे। अब आगे क्या करना है बेटा, 12x माइनस 30x, तो जब 30 यक्स में से जब हम लोग 12 यक्स को निकालेंगे, एक प्लस है एक माइनस, ये 12 यक्स प्लस में है और 30 यक्स माइनस में है, तो जब प्लस माइनस दोनों संख्याएं होती हैं तो संख्याएं घट जाती हैं, यानी चिन्ह जब विपरीत होता है तो संख्याएं घट जाती हैं। तो जब 30 में से 12 निकालेंगे तो 18 यक्स बचेगा, यानी ये हो गया 18 यक्स और ये बटा के 40, लेकिन ये माइनस में होगा। माइनस में कैसे होगा बेटा, क्योंकि 30 के साथ माइनस है, घटाने के बाद हम लोग बड़े वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, और ये बराबर 63 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया, बचा कितना है बेटा, 18 यक्स बटा के 40। अब ये अगर हम लोग 2 से काटें तो 2 9 18 और ये 2 दूना के 4, यानी 9 बटा 20 आ गया। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब ये 9 यक्स हो गया बराबर, पक्षांतर गुणा करेंगे तो 63 का गुणा 20 में होगा, 63 का गुणा जब 20 में होगा तो ये 0 बढ़ जाएगा, और ये 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12। अब बेटा यक्स बराबर कितना आएगा, ये हो गया 3 दूना 6 6 दूना 12, 1260 बटा के 9 आ गया। अब 9 से जब 1260 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 एकन्नम 9, बचा 3 और 9 चौके 36 और ये 0 उतार लेंगे। कहने का मतलब यक्स बराबर कितना आ गया, 140। तो वो हमारी संख्या जो है, जो पूछा है कि वह संख्या है, तो वो संख्या हमारी हो जाएगी 140। 140 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी सवाल में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो बेटा आज हम लोगों ने जितने प्रश्न को हल किया है उसमें से आपने कितनों के सही जवाब दिए हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।